नाज़रीन ग्रामी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत और कारकुनान के धरने को आज तीसरा दिन होने को है और इसमें कोई शक नहीं कि नामूस रिसालत के परवाने अपनी जानो माल की परवाह न करते हुए सख्त सर्दी के बावजूद अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने में मसरूफ़ हैं। ताहम इस धरने के पीछे क्या मकासद हैं और हुकूमती एहलकारों ने इसको मुतशद्दिद होने से रोकने के लिए क्या इंतजामात किए हैं और अब तक इसमें कितने नाखुशगवार वाक़यात पेश आ चुके हैं के अलावा रावलपिंडी और इस्लामाबाद की रहायशियों को किस कदर मुश्किलात का सामना है, जबकि इसकी वजह से कितने ही अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी गुज़िश्ता दिन से मुतासिर हो रही है। इस वजह से भी कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है और इस सब के पीछे सिक्योरिटी एजेंसीज और दूसरे ISI समेत इदारे क्या अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम ये सब देखेंगे। नाज़रीन, मैं हूं तलहा लबीब और आप देख रहे हैं खोजी टीवी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से इल्तमास है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन ग्रामी, खोजी टीवी की टीम ने न सिर्फ पुलिस की जानिब से रुकावटों की बावजूद इसकी लम्हा ब लम्हा दास्तान रकम करने की कोशिश की है, बल्कि अब तक ये खोज लगाने में मसरूफ़ है कि पाकिस्तान के अस्करी इदारों की खबरदार करने के बावजूद कि भारत इन अयाम में किसी भी मकाम पर दहशतगर्दी की वारदात कराने का मंसूबा कर चुका है, तो इन हालात में अगर खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। खोजी टीवी के चाहने वालों कौन नहीं जानता कि शान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताही ख्वाह कोई नाम का मुसलमान ही क्यों ना हो, इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और यही वजह है कि ये धरना जिसकी क़यादत पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के रहनुमा मौलाना खादिम रिजवी कर रहे हैं, में शिरकत के लिए बिलखसूस पंजाब और बिलअमूम पाकिस्तान भर से अशाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे हुए हैं। और जैसा कि हम गुज़िश्ता 3 दिनों से देख रहे हैं कि लोगों का एक सैलाब है जिसने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम फैजाबाद पर डेरे डाल रखे हैं और इनका मुतालबा है कि फ्रांस के सफारतखाने को फौरी तौर पर बंद करके फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया जाए। जबकि शुरका के जज्बात का ये भी एक ताकतवर मुकाबला है कि इन्हें फ्रांसीसी सफारतखाने के सामने एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए, जो कि ज़ाहिर एक मुश्किल अमर है। जगह जगह नाके लगाकर रास्ते बंद कर रखे हैं, जबकि इससे कबल जुड़वा शहरों के अलावा लातादाद लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जिनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनका मौलाना खादिम रिजवी या इनकी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन पुलिस नंबर गेम पूरी करने के लिए हमेशा की तरह इस दफ़ा भी अपने उन मारूफ हथकंडों को इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा हालात के तनाज़र अब तक खोजी टीवी ने जो मालूमात इकट्ठी की हैं के मुताबिक शराय धरना दोनों जुड़वा शहरों को यरगमाल बनाए बैठे हैं, जिससे पूरा निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है। इसके अलावा चकवाल, जेहलम और अटक के अलावा और दीगर कई अजला में टेलीफोन सर्विस भी न होने के बराबर है। यही नहीं बल्कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान होने वाली झड़पें ये शहादत दे रही हैं कि गुजरने वाले हर लम्हे के साथ हालात दगरगूं होते जा रहे हैं। पुलिस इस वक्त तमाम मुजाहिरीन को अपने घेरे में लेकर सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार भी कर चुकी है, जबकि उस वक्त भी मौका पर कई एक ऐसी गाड़ियां देखी जा सकती हैं जिनमें मजीद लोगों को भरकर जेलों में ले जाने की तैयारियां हो रही हैं। जबकि दूसरी तरफ मुजाहिरीन की अक्सरियत भी डंडों और लाठियों से लैस होकर पुलिस के साथ तसादुम के लिए बिल्कुल तैयार नजर आती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये कोई सियासी धरना नहीं बल्कि इनके सीनों में एक लावा उबल रहा है जो कि इनकी हरारत ईमानी को तकवीत देता है। और यही वजह है कि खोजी की फ्राहम करदा इत्तलात के मुताबिक अगर गुज़िश्ता रात जबकि बारिश की वजह से सर्दी भी अरूज पर थी कि सेक्टर I-8 जो कि फैजाबाद से करीब तर है में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान एक खौफनाक झड़प भी हुई, जिसमें सरकारी एहलकारों को न सिर्फ पसपा होना पड़ा बल्कि इसके नतीजे में कई एक पुलिस वाले भी जख्मी हो गए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल ले जाया गया। और जब इस बारे में खोजी की टीम ने फैजाबाद के मुल्हका इलाकों और I-8 के मकीनों के जज्बात जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमारे घरों के सामने और खुली सड़कों पर खादिम रिजवी के डंडा बरदार फोर्स गश्त कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर शदीद खौफ की फिजा है। मजीद बरा ये शिकायत भी सामने आई कि जब भी मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान कोई झड़प होती है तो इस वक्त आंसू गैस के शेल फायर किए जाते हैं, जिनका जहरीला धुआं उनके घरों में दाखिल हो जाता है, जो कि ख़ास तौर पर बच्चों और बूढ़ों के लिए शदीद अजियत का बायस बन रहा है। जबकि ना सिर्फ मेट्रो बस सर्विस बंद है बल्कि दोनों शहरों में ट्रैफिक का निज़ाम भी धर्म भरम हो चुका है। सच तो ये है कि इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद मैदान जंग में तब्दील हो चुके हैं। दूसरी जानब अगर हम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स को देखें तो उनके मुताबिक अगर मुजाहिरीन को आगे यानी फ्रांसीसी सफारतखाने तक जाने की इजाज़त दे दी जाए तो बजा तौर पर यह खदशा मौजूद है कि मुजाहिरीन न सिर्फ अमले पर हमला आवर हो जाएंगे बल्कि सफारतखाने को जलाए जाने के खदशात भी मौजूद हैं।
یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اہل دھرنا کے پیچھے کچھ نادیدہ قوتیں بھی موجود ہیں جو کہ دارالحکومت کو مفلوج کرانے کے لیے خفیہ فنڈنگ بھی کر رہی ہیں، جن میں نواز شریف کی مسلم لیگ اور سعودی حکومت کا نام اعلانیہ طور پر لیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سارے ایونٹ میں میڈیا کو بھی سختی سے روک دیا گیا ہے کہ وہ اس کی کوریج کرنے سے باز رہے، لیکن اس کے باوجود کھوجی کی پوری کوشش ہے کہ وہ اپنے ناظرین کو پل پل کی خبروں سے آگاہ رکھے، اور ہم انشاءاللہ اپنا یہ فرض ادا کرتے رہیں گے۔ ناظرین محترم، یہ حقیقت اپنی جگہ ایک وجود رکھتی ہے کہ جس طرح فرانس میں چارلی ایبڈو نامی بدنام زمانہ میگزین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ حقوں کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور اس پر متضاد یہ کہ اسے فرانسیسی صدر میکرون کی بھی حمایت حاصل ہے، اس پر عالم اسلام کی طرف سے جو رد عمل آنا چاہیے تھا وہ اب تک نہیں آ سکا، اور اس کی وجہ سے مسلمانان اسلام کے دلوں میں غم و غصے کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک مہذب ملک کے شہریوں سے یہی امید ہوتی ہے کہ وہ پرامن احتجاج تک محدود رہیں گے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے پرتشدد طریقوں کے علاوہ ان کو حکیمانہ انداز سے حل کریں۔ اور اس دھرنے کے شرکاء بھی یقیناً اس بات سے آگاہ ہیں کہ اس وقت ہمارا پڑوسی ملک بھارت ایسا کوئی موقع بھی ہاتھ سے گنوانے کی موڈ میں نہیں ہے جو کہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن سکے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں ہمارے عسکری ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اطلاعات دے چکی ہیں کہ انڈیا کسی وقت بھی پاکستان میں دہشت گردی کی کوئی بڑی واردات کر سکتا ہے۔ ایسے حالات میں یہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ حکومت اور عوام باہم تعاون کرتے ہوئے دشمن کی ایسی کوئی بھی چال کامیاب نہ ہونے دیں۔ لیکن ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا علامہ خادم رضوی کا یہ مطالبہ کہ پاکستان میں فرانس کی ایمبیسی کو بند کیا جائے اور وہاں سے پاکستانی سفیر کو واپس بلایا جائے غیر منطقی یا غیر حقیقی تھا، جس کو پورا کر کے تمام مسلمانوں کے جذبات کو تسکین پہنچائی؟ سچ تو یہ ہے کہ اگر اس وقت دنیا میں موجود 57 اسلامی ممالک کے حکمران حمیت دینی کا ثبوت دیتے ہوئے فرانسیسی حکومت کے خلاف باہم اتحاد کا ثبوت دیتے تو یقیناً آج صورتحال مختلف ہوتی۔ لیکن سعودی عرب کا طرز عمل ملاحظہ ہو کہ اس نے نہ صرف اس لانتی کی اس جسارت پر ایک رسمی مذمت کو کافی سمجھا جس نے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چاقو سے حملہ کرنے کی جرت کی کہ عمل کو زیادہ شدت سے بر اور ناقابل برداشت کہا، اور کون انکار کرے گا کہ سوائے ترکی کی قیادت طیب اردگان کے کسی ایک مسلم ملک نے بھی یہ جرت مندانہ کام نہیں کیا، جس نے ان خاکوں کی اشاعت کے فوراً بعد نہ صرف فرانس سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا بلکہ خود فرانسیسی سفیر کو بھی ترکی چھوڑنا پڑا۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان نے یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں جرت مندانہ موقف اختیار کرتے ہوئے دنیا کو اس کی سنگینی کا بھرپور احساس دلانے کی کوشش کی اور تمام عالمی رہنماؤں کو خطوط بھی لکھے، لیکن ماننا پڑے گا کہ عصمت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے اس سے بھی کہیں زیادہ تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرمائے، آمین۔